हेलो दोस्तों, मैं विवेक पटेल साकार एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेपर 2 निबंध का पेपर छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स में से एक है और इस पेपर ने लोगों के भविष्य को बनाया भी है और बिगाड़ा भी। तो दोस्तों, आज हम कुछ निबंधों पर चर्चा करेंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस एग्जाम के ऊपर हमारा पकड़ मजबूत हो सके और भविष्य के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स, महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, पेपर कुछ ऐसा दिखता है। निबंध का पेपर 2 खंडों में बटा होता है, खंड 1, खंड 2। खंड 1 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज। उत्तर की शब्द सीमा होती है 750 शब्द प्रत्येक निबंध के लिए, 50 अंक प्रत्येक निबंध के लिए। एक खंड से 2 टॉपिक्स के ऊपर में निबंध लिखना रहता है। 4 आपको विषय दिए गए रहते हैं जिनमें से 2 के ऊपर आपको निबंध लिखना है। अगले खंड में फिर से 4 विषय होंगे जिनमें से 2 पे आपको निबंध लिखना है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लिखिए। जितना जगह वहां दिया है आंसर शीट में उतने में ही लिखना है, उससे ज्यादा जगह नहीं लेना है। ठीक है। प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होगा। ईच ऐसे विल कैरी 50 मार्क्स। शुद्ध लेखन, मात्रा की गलतियां ना हो, गंदगी ना फैले, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, उसके मार्क्स कट जाते हैं वरना। और आपको जो है भाषा के साथ साथ आपके प्रभावपूर्ण शैली और निबंधात्मक दृष्टिकोण का यहां पर प्रदर्शन करना है, जिसके लिए पर्याप्त मार्क्स मिलते हैं। निबंध लेखन के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा को माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। आपको माध्यम चुनने का अवसर मिलता है पेपर की शुरुआत में एक बार आपने चुन लिया, चारों निबंध आपको उसी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे और एक ही व्यक्ति आपके चारों निबंधों को चेक करेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। 750 शब्दों का निबंध, टोटल 8 टॉपिक होंगे आपके पास, 2 खंडों में बटे हुए। 2 खंडों में 4-4 टॉपिक रहेंगे जिनमें से प्रत्येक खंड में से 2-2 टॉपिक पे लिखना है। 2 निबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे और 2 निबंध जो है आपके छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दों के ऊपर में। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पर लिखना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है। तो देखिए, पहला पार्ट जो है इसमें 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। सन 2022 का हमने पेपर निकाला है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के लिए जो 2022 में पेपर हुआ है। आपका पहला टॉपिक है पारदर्शिता के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाम मतपत्र। दूसरा टॉपिक है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। तीसरा टॉपिक है रूस यूक्रेन संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। और आपका चौथा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी एक यथार्थ। ठीक है। इंग्लिश में आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी या रियलिटी, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक यथार्थ, क्रिप्टो करेंसी या रियलिटी। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का भी एक मतलब है कि ये है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको निबंध लिखना है। ऐसा नहीं कि लिख दिया है तो धड़ाधड़ क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने पुराण गाथा गा दिया। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर निबंध लिखा जाता है। जैसे पारदर्शिता के संदर्भ में, फिर सेमीकोलन है, फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतपत्र। तो पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आपको इसी पे चर्चा करनी है कि वोटिंग मशीन में पारदर्शिता ज्यादा है या मतपत्र में ज्यादा है। वोटिंग मशीन की टेक्नोलॉजी को यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरे पार्ट की ओर जाते हैं, खंड 2 की ओर। तो आपका जो है यहां पर देखिए, खंड 2 अगले उसमें आएगा। यहां पर से आपका उत्तर का क्षेत्र शुरू होता है। जो निबंध आपको लिखना है उस निबंध का टॉपिक आप पहले लिखेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको लगता है ऊपर तो टॉपिक लिखा ही हुआ है, हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे, उत्तर संख्या 1 2 3 4, और जो नंबर हम डालेंगे उसी का निबंध लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका आंसर चेक करने वाला समझ जाएगा। पर अभी ऐसा होता नहीं है। यहां पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहां पर जो है आपका निबंध का पूरा टॉपिक आपको आंसर में लिखना जरूरी है। एक बार टॉपिक लिखेंगे उसके बाद ही निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी बात का आप जो ध्यान रखेंगे, निबंध जैसे ही कंप्लीट होता है आप अगले टॉपिक को, अगले जहां पर उत्तर 2 लिखा है वहां से आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप निबंध को हैंडल करेंगे। चलिए हम लोग इनमें से एक निबंध लिखने का तरीका देखते हैं। आप पहला निबंध उठाते हैं, पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतपत्र, इन रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर्सेस बैलेट पेपर। देखिए, चुनाव के ऊपर है। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किए जाने चाहिए। भारत के अंदर में चुनाव जो है
ये आपका पारदर्शी होने चाहिए। ये हम सब की जरूरत है, तभी अच्छे लोकतंत्र की स्थापना होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता शब्द को यहां पे शामिल किया गया। तो पहले मैं आपको इन शब्दों का मतलब बता दूं। पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, साइंस से लिया गया ये शब्द है, इसका मतलब है जिसके आर पार हम देख सकें, यानी जिसमें कोई भी बाधा ना हो, यानी कि जिसमें कोई भी काम जो है बड़े ही ऑनेस्टली, सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरा हो सके। ठीक है, तो जब भी कोई चीज, कोई व्यवस्था पारदर्शी होती है, कोई सिस्टम अच्छा होता है, तो हम लोग जो भी सवाल पूछते हैं हमको बराबर आंसर मिलते हैं। ठीक है, हमको पता रहता है कि क्या हो रहा है। ठीक, जैसे कांच की जो दीवार होती है, हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं, हमको पता हो रहा है पीछे क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी मशीन है जिसमें आपका बटन दबा करके हम लोग अपने वोट दर्ज करा सकते हैं और इसके माध्यम से हमारे चुनाव संपन्न हो रहे हैं आज की डेट में। मतपत्र पुराना सिस्टम है, बैलेट पेपर पंचायती राज चुनाव में अभी भी इस्तेमाल होता है। कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं, हम ठप्पा लगाते हैं, उसको डाल देते हैं और उनकी गिनती करके जो है ये पता लगाया जाता है कि आपका कौन व्यक्ति चुनाव जीता है और कौन नहीं जीता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निबंध जो है नॉर्मली आपका भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार में बटा रहता है, पर आपको टॉपिक के रूप में ऐसे भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे पैराग्राफ में निबंध स्टार्ट कीजिए, लिखते चले जाइए एक फ्लो में, एक बात को एक पैराग्राफ में रखिए और आगे पैराग्राफ बनाते जाइए और अंत में उपसंहार लिख के खत्म कीजिए। आपको मतलब स्टार्टिंग में से भूमिका, कारण, प्रभाव, है ना, उपसंहार, ऐसे टॉपिक डालने की निबंध में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। निबंध में एक ही रंग के पेन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए आप दूसरे रंग के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा रहता है बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, तो वो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतपत्र। तो हम लोग कुछ चुनाव, हम लोग कई दिशाओं से शुरू कर सकते हैं इसको। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बात करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग चुनाव से बात करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट तरीका है लोकतंत्र के बारे में बातें करना, क्योंकि लोकतंत्र इज माय फेवरेट। तो लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में चुनाव लोकतांत्रिक महाकुंभ है। इस स्टेटमेंट के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। तो भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र का महाकुंभ है। भारत की समस्त जनता चुनाव में भाग लेती है और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब के विभाजनों से ऊपर उठकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के हितों की और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लोकतंत्र को परिपक्व और ताकतवर बनाते हैं। भारत के संविधान द्वारा स्थापित ये लोकतंत्र अपने चुनावों की निष्पक्षता की वजह से आम आदमी में यह भरोसा पैदा करता है कि हर व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद तक जा सकता है और भारत के लोगों की इच्छाओं को दुनिया के पटल पर रख सकता है। तो देखिए यहां पे पहला जो भूमिका है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतपत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने कहा लोकतंत्र बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं बोलूंगा लोकतंत्र में यह भी चाहिए पारदर्शिता, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतपत्र में आएंगे। तो हमने शुरू में चुनाव और लोकतंत्र के बारे में कहा, अभी सेकंड पैराग्राफ बोलूंगा। भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग नामक संवैधानिक संस्था की स्थापना की गई है और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा उसे सुरक्षित किया गया है ताकि यह संस्था बिना किसी दबाव में आए पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करा सके। पारदर्शी में अंडरलाइन। पारदर्शी चुनाव जनता के अंदर भरोसा पैदा करते हैं कि उन्होंने जिस प्रतिनिधि को चुना है, जिस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया है, वही व्यक्ति उनके प्रतिनिधि के तौर पे विधानसभा और संसद में जाए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाए। बिना पारदर्शिता के यह व्यवस्था एक दिखावा मात्र रह जाएगी, जहां पर चुनावों के परिणाम पहले से फिक्स होंगे और आम जनता का इस पे कोई भरोसा नहीं रहेगा। यहां तक कि संविधान से जनता का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है चुनावों को पारदर्शी बनाए रखना। पारदर्शिता पे एक पैराग्राफ हो गया। फिर चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से पुराने जमाने की मतपत्र प्रणाली को हटाकर 1998 से 2001 के बीच चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का आगमन किया गया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आधुनिक समय की वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें हम जिसमें एक रीड ओनली मेमोरी पर आधारित बंद कंप्यूटर व्यवस्था होती है। इसमें मतदाताओं के इसमें उम्मीदवारों के नामों की एक सूची तय होती है, जिसके आगे उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह और एक बटन होता है। ये व्यवस्था तभी सक्रिय होती है जब किसी भी मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अपने कंट्रोल यूनिट से चुनाव प्रणाली को शुरू करता है और मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बटन दबाता है और बैलेट यूनिट में उसका मत जो है वो दर्ज हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही सरल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। इसीलिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने सन 2011 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अनिवार्य रूप से भारत में लागू करने का विचार रखा और चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर लगातार सवाल उठे हैं। ठीक, अब देखिए, अब इनकी पारदर्शिता को चुनौती, अब मैंने थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में बताया, अब ये काम में आएगा सब जगह, ये हमने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फायदे भी बता सकते हैं, चैलेंजेस भी बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के अनेक फायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को आपका जो है इनका आकार छोटा होता है, इनको लाना ले जाना आसान होता है, इनकी सुरक्षा करना भी मुश्किल नहीं होता, इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित हैं और इनमें बाहरी छेड़छाड़ संभव नहीं है। ये रीड ओनली मेमोरी पर आधारित है, इनमें कोई भी बाहरी कनेक्शन नहीं होता, इनको हैक करना लगभग असंभव है। ठीक है, बहुत सिंपल सामान्य इसका सर्किट होता है जिसपे छेड़छाड़ करते ही ये बंद हो जाती हैं और इनका पुनः इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ चुनाव आयोग जो है इन चुनाव मशीनों की सुरक्षा में पर्याप्त खर्च करता है। केंद्रीय सेनाओं के द्वारा इनको सुरक्षित रखा जाता है, चुनावों के दौरान इनकी सुरक्षा की जाती है और इनको विशेष सरकारी संपत्ति के रूप में आपका सुरक्षित रखा जाता है। वोट डालना बहुत ही आसान है, सिर्फ बटन दबाते ही आप वोट डाल सकते हैं और जब तक पीठासीन अधिकारी अनुमति न दे, कोई भी व्यक्ति इसके साथ इस पे वोट नहीं डाल सकता और ना ही इसको छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि इसमें बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट अलग अलग होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा परमिशन देने पर ही इसमें वोट डाला जा सकता है। वोटों को गिनती करना इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक एक वोटिंग मशीन के जो वोट्स हैं, जो जिस पार्टी को मिले हैं, जिस इस व्यक्ति को मिले हैं, वो आसानी से अपने आप डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप बंट जाते हैं और इस तरह से सब टोटल और ग्रैंड टोटल तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अभी तक जितने भी इलेक्शन इसमें हुए हैं, आपका इलेक्शन एजेंट्स जो उपलब्ध रहे हैं, गणना अधिकारी, विभिन्न मतदाताओं, विभिन्न निर्वाचन उम्मीदवारों के, उन्होंने बहुत बड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और निष्पक्ष तरीके से अभी तक चुनाव संपन्न माने गए हैं। ठीक है, यद्यपि अब जो है आप चैलेंजेस देखेंगे। यद्यपि लगातार ये सवाल उठे हैं, अक्सर चुनाव में हारने वाली पार्टियां, तो अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, अक्सर चुनाव में हारने वाली पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनी हार का जिम्मेदार बताती हैं। हारने वाली पार्टियों में ज्यादातर यह देखा गया है कि उनका कहना है कि सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करते हैं और इसकी वजह से सारे वोट जो है सत्ताधारी पक्ष को ही जाते हैं। अक्सर विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अपने हार का कारण बताया है। तथापि बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञों ने, विशेषकर अमेरिकी विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भरोसेमंद होने पर सवाल पैदा किए हैं। इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है, वायरलेस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसके परिणामों को बदला जा सकता है, ऐसा बहुत सारे जगहों पर शक किया जा रहा है। तो इस तरह, अब अगला पैराग्राफ लिखेंगे, इस तरह के आक्षेप के माहौल में पारदर्शिता बाधित होती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट हमको डलते हुए दिखते नहीं है,
इसलिए कई बार इन सवालों पे लोग भरोसा करने लगते हैं। तो इनका जवाब कैसे दिया जाए? क्वेश्चन मार्क। क्या हमें मतपत्र व्यवस्था वापस ले आनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो मतपत्र की अपनी खूबियां हैं। मतपत्र की अपनी खूबियां हैं। मतपत्र में सारे उम्मीदवारों के नाम कागज के रूप में होते हैं, जिन पर बहुत सारे लोगों को काफी भरोसा है। लोगों को कागज की खुशबू अच्छी लगती है, लोगों को चित्र देखने हुए अच्छे लगते हैं, वो वोटों को छू सकते हैं और इसी भरोसे के साथ लोग मतपत्र डालना पसंद करते हैं। मतपत्र को फोल्ड करके आपका बैलेट बॉक्स में डाला जा सकता है। बैलेट बॉक्सेस की सुरक्षा करना आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा की तुलना में अलग प्रकार की इसमें सुरक्षा लगती है, और वोटिंग मशीन जो पानी से खराब हो सकते हैं, बैलेट बॉक्स खराब नहीं होते। मतपत्रों को हाथों से गिना जाता है, इसलिए गिनती की निष्पक्षता बनी रहती है। किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को कितने वोट मिले इसका किसी को पता नहीं चलता है, तो यह प्रणाली ज्यादा निष्पक्ष मानी जाती है। कभी भी मतों की पुनर्गणना आसानी से हो सकती है, यह मतपत्रों की विशेषता है। लेकिन इसके अलावा मतपत्रों की अपनी समस्याएं हैं। पुराने समय में बूथ कैप्चरिंग एक आम बात हुआ करती थी, जिसमें ताकत के दम पर बूथ पे कब्जा करके मतपत्रों में अपने पक्ष के उम्मीदवार के ऊपर फर्जी तरीके से ठप्पा लगा दिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन फ्रॉड मतपत्र व्यवस्था में बहुत आसान था। इस वजह से आपका मतदान जो है वो निष्पक्ष नहीं रह जाता था। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई है और इसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे इलेक्शन फ्रॉड और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और भरोसेमंद बनाने के लिए 2012 में वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबा करके वोट डालता है, तो उसके वोट की एक प्रति, जिसमें उसके वोट का नंबर और जिस पार्टी को उसने वोट दिया है उसके कैंडिडेट का नाम और उस पार्टी का चिन्ह दिखाई देने लगता है, ऐसी एक प्रति जो है छप करके आती है और वो उसके सामने से चली जाती है। ठीक, तो मैंने जो कहा उसको आप लिख पाए, अगर नहीं लिख पाए तो मैं फिर से कहता हूं। ठीक है, तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डाला जाता है, तो वोटर के सामने उसके वोट की एक प्रति छप कर आती है, जिसमें वोटर का नंबर, आपका उम्मीदवार का नाम और उसकी पार्टी का नाम छपा रहता है और वो वापस वोटिंग मशीन में चला जाता है। इस तरह से लगभग 10 सेकंड तक कोई भी वोटर अपने वोट को देख सकता है कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाला है उसी व्यक्ति को वोट गया कि नहीं गया। इस प्रकार वीवीपीएटी ईवीएम की निष्पक्षता को साबित करता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी को सभी चुनावों में उपयोग करना अनिवार्य घोषित कर दिया तथा यह भी कहा गया कि कम से कम 2% वोटों को वीवीपीएटी के द्वारा छपे हुए 2% वोटों को असली वोटों से मिलान करके सत्यता का परीक्षण किया जाए और इस 2% सैंपल चेक के आधार पर हम यह कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब उपसंहार। पारदर्शिता एक ऐसी भावना है जो निष्पक्ष कार्यों से पैदा होती है और विश्वास से आगे बढ़ती है। किसी भी प्रकार की शक की गुंजाइश को खुल करके सामने लाना और उसका सामना करके तकनीकी तौर पर निष्पक्ष हल निकालना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे अनेक सवाल उठे हैं, पर उनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब वीवीपीएटी ने दे दिए हैं। सिर्फ अपनी असफलता का कारण एक मशीन पे डाल करके जनता के गुस्से की से पैदा हुई जिम्मेदारी को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती। इसलिए अच्छा भविष्य तभी निर्मित होगा
जब हम तार्किकता और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े होंगे और जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी तकनीकियों के सार तत्व को समझते हुए निष्पक्ष चुनावों को स्वीकार करेंगे और चुनाव में जनता के हितों को ध्यान में रख करके घोषणाएं करेंगे और जनता के हितों को ध्यान में रख करके शासन करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मतपत्र ये हमारे भविष्य का सवाल नहीं है। हमारे भविष्य का सवाल है हमारे प्रतिनिधियों पे जनता का भरोसा, और ये भरोसा बना रहे इसके लिए हर नई और भरोसेमंद तकनीकी को आजमाने के लिए हम तैयार हैं। दी एंड। तो देखिए, उपसंहार थोड़ा सा बड़ा है, इतना लंबा उपसंहार लिखने का इरादा नहीं था, लेकिन उपसंहार में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पारदर्शिता जरूरी है। वोटिंग मशीन या मतपत्र किससे आए ये जरूरी नहीं है, और अगर भविष्य में और कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा अच्छी साबित होती है, मान लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है, मान लीजिए कोई इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी आती है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि एक ऐसा समय आए जब हर फैसले से पहले सरकार पब्लिक से पूछे, हैं हमारे प्रतिनिधि संसद में कानून बनाने से पहले हम ही से पूछ लेंगे कानून बनाए कि ना बनाए। वो दिन भी आ सकता है। तो जी, जनता की जागरूकता पे चीजें हैं, पारदर्शिता हमारी जरूरत है। हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लोग जब अपनी गलती टेक्नोलॉजी के ऊपर डालने लगते हैं कि मतपत्र अच्छा था कि ईवीएम अच्छा था, तो फिर तो राजतंत्र ही अच्छा रहा होगा कि हमको तो कुछ करना ही नहीं है, सब काम राजा ही करके दे हम लोग को। हाँ, तो ये जो दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए हम यहां पर लोकतंत्र की मजबूती को स्थापित कर रहे हैं और उसके केंद्र में बता रहे हैं पारदर्शिता। और हम दोनों मेथड को समझा रहे हैं, अच्छाई और बुराई बता रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि अच्छाई और बुराई तो जी हर सिस्टम में होती है। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारा इरादा क्या है। तो उपसंहार में हमने इरादे क्लियर कर दिए। समझ गए आप लोग? तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।